कहानी की शुरुआत साल 2045 में होती है, जहां एक लड़की एमा ग्रेसफील्ड हाउस नामक अनाथालय में जन्म से रह रही है। इस संस्था को एक महिला चलाती है जिसे सभी मामा कहकर बुलाते हैं और वह सभी अनाथ बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब जब एमा 15 साल की हो चुकी है, वह दो अन्य बच्चे नॉर्मन और रे के साथ मिलकर छोटे बच्चों की देखभाल में मामा की मदद करती है। बच्चों को पढ़ाई के बाद बगीचे में खेलने की अनुमति होती है, लेकिन वे अनाथालय के गेट से बाहर नहीं जा सकते। हर बच्चे की गर्दन पर एक टैटू होता है जिसमें उनका पहचान नंबर होता है। ग्रेसफील्ड में रहने की अधिकतम उम्र 16 वर्ष है। हालांकि समय समय पर कुछ छोटे बच्चों को किसी परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और आज छोटी कोनी के जाने का दिन है। सभी बच्चे कोनी से भावुक होकर विदा लेते हैं, जिससे बड़े बच्चों को लगता है कि अब उनके जाने का समय भी नजदीक है। बाहर की दुनिया को देखने के लिए उत्साहित एमा और नॉर्मन एक दूसरे को पत्र लिखने का वादा करते हैं। जब हॉल खाली हो जाता है तो एमा देखती है कि कोनी अपनी पसंदीदा खिलौना खरगोश को भूल गई है। रे बताता है कि गेट की बत्तियां अभी भी जल रही है और अगर एमा दौड़ लगाए तो समय रहते हुए खिलौना उसे लौटा सकती है। रे उसे याद दिलाता है कि रात में बाहर जाना मना है, लेकिन एमा का दुख देखकर वह नियम तोड़ने को राजी हो जाता है। दोनों बगीचे को पार करते हुए दौड़ते हैं और रे बालकनी से उन्हें चिंतित नजरों से देखता है। जल्द ही वे गेट के पास अंधेरे इलाके में पहुँचते हैं और डर जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ एक ट्रक खड़ा होता है। एमा पर्दा हटाकर झांकती है और जो देखती है उससे वह इतना सदमे में आ जाती है कि खरगोश गिर जाता है। नॉर्मन उसके पास आता है और वह भी कांप उठता है क्योंकि ट्रक के अंदर कोनी की लाश पड़ी होती है जिसकी छाती से एक अजीब सा फूल निकल रहा होता है। तभी एक आवाज सुनकर दोनों ट्रक के नीचे छिप जाते हैं। तभी एक विशाल पंजा जमीन पर पड़ता है जिससे यह साफ हो जाता है कि वहाँ भयानक राक्षस मौजूद है जो अनाथालय को एक प्रकार की पालना गृह कहते हैं और इन बच्चों के मांस के स्वाद की तारीफ करते हैं। जब वे कोनी को एक क्रेट में डालते हैं तो उनमें से एक उसकी उम्र को लेकर शिकायत करता है और पूछता है कि वे कब उन 3 बड़े बच्चों को लेने आ सकते हैं। जवाब देने वाली कोई और नहीं बल्कि मामा होती है। एमा यह सुनकर टूट जाती है कि मामा इन बच्चों को राक्षसों के खाने के लिए बेच रही है। तभी एक राक्षस को कुछ अजीब महक आती है और वह ट्रक के नीचे झांकता है, लेकिन वहाँ सिर्फ वह गिरा हुआ खरगोश होता है क्योंकि एमा और नॉर्मन वहाँ से भाग चुके होते हैं। मामा उस खिलौने को देखकर शक में पड़ जाती है और उसे बाद में डॉर्मेट्री में वापस ले जाती है। अगले दिन एमा मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन वह अंदर से टूटी हुई होती है। अब वह सभी सख्त नियमों का कारण समझ चुकी है और यह भी जान चुकी है कि कोई बच्चा सच में गोद नहीं लिया जाता। उसी दिन वह और नॉर्मन पहली बार बगीचे की सीमा पार करते हैं और वहाँ एक विशाल दीवार देखकर निराश हो जाते हैं। अब वे राक्षसों के वापस आने से पहले भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे किसी को पीछे छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि उन्हें अभी ये नहीं पता कि वे सबको साथ कैसे लेकर भागेंगे। नॉर्मन फैसला करता है कि जब तक उनके पास एक पक्की योजना नहीं होती तब तक वे बच्चों को सच्चाई नहीं बताएंगे। तभी वे बगीचे में हलचल सुनते हैं और वहाँ दौड़कर जाते हैं जहाँ एक लड़की रो रही होती है क्योंकि उसकी दोस्त जंगल में खो गई है। मामा शांत भाव से एक कंपास जैसी वस्तु देखती है और सीधे जंगल की ओर जाती है। फिर उसे खोई हुई लड़की को अपनी बाहों में लेकर वापस आ जाती है। एमा अंदाजा लगाती है कि वह वस्तु अनाथालय की लोकेशन दिखाती है और नॉर्मन अनुमान लगाता है कि उनके कानों में कोई ट्रैकर लगाया गया है। इसका मतलब है कि मामा ने उन्हें हाल ही में बाढ़ के बाहर देखा है और जानबूझकर उस वस्तु को दिखाकर उन्हें डराने की कोशिश की है। इतनी फुसफुसाहटों से परेशान होकर रे अपने दोस्तों का पीछा करता है और वे उसे सारी सच्चाई बता देते हैं। वह उनके साथ भागने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन उसका मानना है कि सभी बच्चों को साथ लेकर भागना जोखिम भरा होगा, खासकर तब जब किसी को भी बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता और संभव है कि वह दुनिया राक्षसों से भरी हो। तीनों पहले खुद जांच करने का फैसला करते हैं और लाइब्रेरी में उन्हें विलियम नाम के किसी व्यक्ति द्वारा दान की गई कई किताबें मिलती है। फिल की मदद से वे ये पता लगाते हैं कि किताबों पर लगे स्टैम्प मोर्स कोड में है और ये वॉल्यूम के लिए अलग है। रे यह भी निष्कर्ष निकालता है कि राक्षस बच्चों के दिमाग पर नजर रखते हैं, यही कारण है कि मामा उन्हें इतनी पढ़ाई करवाती है। उस दोपहर मामा सभी को अपनी नई सहायक सिस्टर क्रॉन से मिलवाती है। जब वे अकेली होती है, मामा उसे बताती है कि 3 बच्चों ने सच्चाई जान ली है। यह सुनकर क्रोना घबरा जाती है क्योंकि नियम के अनुसार ऐसे मामलों में बच्चों को तुरंत सौंप देना चाहिए, लेकिन मामा सख्ती से उसे रोकती है और कहती है कि बस अगली डिलीवरी तक इन बच्चों पर नजर रखना है। अगले दिन एमा और उसके दोस्त छोटे बच्चों को भागने की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं बिना उन्हें असली कारण बताए। वे इन गतिविधियों
प्रतियोगियों को खेल की तरह प्रस्तुत करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक कि क्रोना खुद वहाँ आकर टैग खेलने की इच्छा नहीं जताती। एमा बिना डरे नॉर्मन से कहती है कि यह अच्छा मौका है दुश्मन को करीब से जानने का, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि क्रोना भी एक गुप्त योजना है। वह ग्रेसफील्ड की अनियमितताओं को राक्षसों के सामने उजागर कर मामा की जगह लेना चाहती है। वह खेल में पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन जल्द ही समझ जाती है कि वह असाधारण बच्चों से निपट रही है। वह प्रमुख से इस बारे में पूछती भी है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद नॉर्मन को संदेह होता है कि अनाथालय में कोई जासूस है और वह कहता है कि अब समय आ गया है धीरे धीरे बाकी बच्चों को सच्चाई बताई जाए। शुरुआत वे सबसे बड़े बच्चों डॉन और गिल्डा से करते हैं। डॉन पहले यकीन नहीं करता और गुस्से में आकर रे को मुक्का मार देता है, लेकिन गिल्डा एमा पर विश्वास करती है और अपने दोस्तों को मनाने में मदद करती है। नॉर्मन एमा और रे को बताता है कि उसने 2 अलग अलग जगहों पर 2 रस्सियां छिपाई है और उसने इन दोनों में से हर एक की जानकारी एक एक नए सदस्य को दी है। अगर कोई रस्सी गायब हो जाती है तो मतलब है कि जासूस का पता चल गया है। लेकिन अगले दिन नॉर्मन खुलासा करता है कि उसने जगह बदल दी थी और असली गद्दार दरअसल रे है। रे अपना दोष स्वीकार करता है और बताता है कि उसने यह भूमिका सालों पहले खुद चुनी थी जब उसने सच्चाई जान ली थी। बदले में मामा ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसे उम्र सीमा तक अनाथालय में रखेगी और बाहर की दुनिया से कुछ मिठाइयाँ भी लाकर देगी। हालांकि यह सब सुनकर गुस्सा आता है, नॉर्मन यह भी देखता है कि असली रस्सी अब भी अपनी जगह पर है, यानी रे ने मामा को सब कुछ नहीं बताया। रे बताता है कि दोस्तों के साथ बिताए समय ने उसकी सोच बदल दी है और यह सब उसका डबल एजेंट बनने का हिस्सा था। दरअसल वही था जिसने कोनी का खरगोश चुराया था ताकि सबको सच्चाई का पता चल सके। इसके अलावा वह कहता है कि उसने कानों में लगे ट्रांसमीटर देखे हैं और उन्हें निष्क्रिय करना जानता है। एमा बिना देर किए अपने दोस्त को माफ कर देती है और उसके द्वारा झेली गई पीड़ा पर दया महसूस करती है। नॉर्मन भी चीजों के उजले पक्ष को देखने का फैसला करता है क्योंकि रे उनकी मदद सबसे ज्यादा कर सकता है। बाद में रे नॉर्मन को वह सब कुछ दिखाता है जो उसने कमरे के फर्श के नीचे जमा किया है ताकि ट्रांसमीटर को बंद किया जा सके, और कहता है कि वह बस अगले दिन के आदेश का इंतजार कर रहा है। एमा की गैर मौजूदगी में वह फिर से राय दोहराता है कि सभी बच्चों को साथ ले जाना पागलपन है। वह सुझाव देता है कि नॉर्मन एमा को धोखा दे, ये दिखाकर कि वह सभी को भगाने की योजना से सहमत है ताकि वह अंत तक सहयोग करती रहे। लेकिन तभी नॉर्मन एमा के लिए अपने जज्बात जाहिर करता है और कहता है कि वह उसे कभी नहीं रुला सकता। बाद में रे मामा को बता देता है कि नॉर्मन उसे कीटनाशक और डिटर्जेंट से जहर देने की कोशिश करने वाला है। मामा उसे इस जानकारी के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन यह भी बताती है कि अगली डिलीवरी जनवरी में है, ठीक जब रे की उम्र 16 साल हो जाएगी। डॉन और गिल्डा भी अब इस योजना का हिस्सा बन जाते हैं और समूह मिलकर भागने की योजना बनाता रहता है जब तक कि क्रोना एक अजीब प्रस्ताव लेकर नहीं आ जाती। वह दिखाती है कि उसके गले पर भी एक टैटू है और उसके सीने पर एक गहरा निशान है। वहाँ ट्रांसमीटर लगाया गया था जो जैसे ही वह बाहर निकलेगी उसे सेकंडों में भून सकता है। अब जब आजादी की कोई उम्मीद नहीं बची, वह बस एक अच्छा पालन केंद्र चलाना चाहती है और बच्चों का भागना ही मामा को हटाने का उसका मौका है। अपने अच्छे इरादों का सबूत देते हुए वह बताती है कि मामा का असली नाम इजाबेल है और यह केंद्र यूनिट 3 है। क्रोना जानती है और युवाओं को आज रात मिलने के लिए आमंत्रित करती है अगर वे और जानकारी चाहते हैं। एमा उस पर भरोसा नहीं करती और सभी को सतर्क रहने की सलाह देती है, लेकिन वह मिलने के लिए तैयार हो जाती है। क्रोना के कमरे में वह स्वीकार करती है कि उसने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी, लेकिन उसे पता है कि यह सब इंसानों और राक्षसों के बीच लंबे युद्ध के कारण हुआ है। जब क्षेत्रों का बंटवारा हुआ तो कुछ इंसानों को पीछे छोड़ा गया राक्षसों के लिए इंसानों की पैदावार का प्रबंधन करने के लिए। क्रोना यह जानकर चौंक जाती है कि बच्चों को पहले से ही कान के ट्रांसमीटर के बारे में पता है और वह नाराज हो जाती है क्योंकि बच्चे उससे कोई ठोस सबूत दिए बिना ही चले जाते हैं। रे को जिस आदेश का इंतजार था वह कैमरा था। जब वह उसे लेने जाता है, मामा उसे फिर याद दिलाती है कि उसके पास सिर्फ 2 महीने और हैं। फिर वह सभी बच्चों को एक ग्रुप फोटो के लिए बुलाता है और दोस्तों से कहता है कि योजना के लिए उसे जो चाहिए था वह सब मिल गया है। इस सब पर संदेह करते हुए क्रोना अचानक डॉर्मेट्री की तलाशी लेने आती है और गिल्डा देखती है कि वह फिल के गुल्लक की जांच कर रही है। वह बाकी को चेतावनी देती है और वे सब जल्दी से अपनी सारी चीजें दूसरी जगह छुपा देते हैं, उसी गुल्लक में जिसे क्रोना पहले ही देख चुकी थी। लेकिन क्रोना को फर्श के नीचे की जगह पर शक होता है और वह फिर से जांच शुरू
शुरू करती है। गुल्लक से शुरुआत करते हुए वह जैसे ही उसमें हाथ डाल रही होती है, मामा अचानक वहाँ आ जाती है और फिर उस मौके का फायदा उठाकर खिलौना वापस ले लेता है। क्रोना मामा से अपनी तुरंत ट्रांसफर की खबर सुनकर घबरा जाती है। गेट पर पहुंचकर एक भयावह ग्रैनी से मिलती है और ग्रेसफील्ड और बच्चों की बगावत के बारे में सब कुछ बताकर मामा को नीचा दिखाना चाहती है, लेकिन ग्रैनी इजाबेल का बचाव करती है और क्रोना को एक विशाल राक्षस के हवाले कर देती है, जो उसके सीने में एक फूल गाड़ देता है। जब आखिरकार बच्चे अपनी योजना को अंजाम देते हैं तो रे की जिम्मेदारी होती है कि मामा को जहर देने की चाल से भटकाना, लेकिन मामा इस चाल में नहीं फंसती और रे को एक कमरे में बंद कर देती है। जब मामा को ट्रेकर हाथ में लेकर रे को इतनी तेजी से जाते हुए देखती है तो डॉन को अपने दोस्त की चिंता होने लगती है और वे उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। वे कमरे तक ठीक उसी समय पहुंचता है जब रे दरवाजा तोड़ता है। भागते हुए दोनों मामा दीवार के पास पकड़ लेती है और पहली बार उनसे ईमानदारी से बात करती है। वह कहती है कि वह वहाँ के सभी बच्चों से प्यार करती है और इसलिए उन्हें एक अच्छा जीवन देती है, इस उम्मीद के साथ कि वे खुशी खुशी मरे। इस घिनौने तर्क को नजरअंदाज करते हुए एमा उस पर झपट पड़ती है, लेकिन मामा उसकी टांग तोड़ देती है और वह घायल हो जाती है। बाकी तीन दोस्त तभी पहुँचते हैं जब मामा यह खुलासा कर रही होती है कि नॉर्मन की विदाई अगले दिन है। नॉर्मन पूरा दिन अपनी हताशा को काबू में रखने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों से कहता है कि वह अपने दोस्तों की जान खतरे में डालने की बजाय खुद राक्षसों का शिकार बनना पसंद करेगा, लेकिन रे और एमा उसे बलिदान नहीं देना चाहते। एमा पूछती है कि रे को क्रॉसफील्ड का यह भयानक रहस्य कैसे पता चला। वह बताता है कि यह सब एक असामान्य तथ्य के कारण हुआ। बाकी लोगों के विपरीत वह अपनी शुरुआती बचपन की यादें संभाल पाया। इसी वजह से रे को आज भी याद है कि वह एक जगह था जिसे मुख्यालय कहा जाता था, जहाँ उसने राक्षसों को बहुत सारे शिशुओं को वयस्क मनुष्यों के साथ देखा था। ग्रेसफील्ड के गेट उसी जगह की ओर जाते हैं और यही कारण है कि वहाँ से भागना असंभव है। यह सब समझाने के बाद रे नॉर्मन को एक न्यूट्रलाइजर देता है जिसे वे अपने कान के ट्रांसमीटर पर इस्तेमाल कर सके और अगली सुबह भागने की कोशिश कर सके। भले ही वह न भाग सके, योजना यह है कि वह छिप जाए और एमा की टांग के ठीक होने तक इंतजार करे ताकि मामा को लगे कि वह सच में भाग गया है। डॉर्मेट्री में वापस लौटकर नॉर्मन अपने बिस्तर की दराज खोलता है और उसे वह पेन मिलता है जो क्रोना ने वहाँ छोड़ा था। अगली सुबह मामा नाश्ते के समय नॉर्मन की विदाई की घोषणा करती है और बाकी बच्चे उसके गोद लिए जाने पर जश्न मनाते हैं। उससे पत्र लिखने की गुजारिश करते हैं। बड़े बच्चे अपने गुस्से को छिपाते हैं क्योंकि यह पहली विदाई है जिसमें उन्हें सच्चाई का पता है। जब सब बच्चे बाहर खेलने के लिए आजाद होते हैं, डॉन और गिल्डा नॉर्मन को बाढ़ तक ले जाते हैं जबकि रे और एमा बगीचे में छिपे रहते हैं। नॉर्मन वर्जी जोन पार करता है और दीवार पर रस्सी फेंककर चढ़ जाता है। ठीक उसी समय जब मामा बच्चों के साथ एक गतिविधि आयोजित कर रही होती है, वह जल्द ही देख लेती है कि वह गायब है और ट्रेकर देखकर चौंक जाती है। लेकिन असली झटका तो बच्चों को तब लगता है जब वे नॉर्मन को जंगल से बाहर निकलते हुए देखते हैं। रात में वह बताता है कि दीवार के दूसरी ओर एक गहरी खाई है और वह ऊपर से जो देख सका उसका नक्शा बनाता है, ये दिखाते हुए कि एक ब्रिज कहाँ है जिससे वह सब पार जा सकते हैं। जब वह न्यूट्रलाइजर लौटाता है और कहता है कि वह इसे इस्तेमाल नहीं कर पाया तो रे और एमा समझ जाते हैं कि वह शुरू से ही वापस आने का इरादा रखता था। नॉर्मन ने बस उनकी योजना को मानने का नाटक किया था, लेकिन असल में वह अपने दोस्तों के लिए बलिदान देने को तैयार था। एमा इसे स्वीकार नहीं करती और जब नॉर्मन विदा होने लगता है तो वह उसे सबके सामने गिरा देती है और उससे विनती करती है कि वह आत्मसमर्पण करने के बजाय भागने की कोशिश करे। नॉर्मन उसकी बात नहीं मानता और फिर भी वादा करता है कि वह पत्र लिखेगा ताकि बाकी बच्चों के सामने सब सामान्य लगे और परेशानी न हो। इसके बाद मामा उसे गेट तक ले जाती है और पीछे हट जाती है, यह कहकर कि वह वहाँ अकेला इंतजार करे। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी आता है जो खुद को इस दुनिया की सुरक्षा के प्रभारी अधिकारी बताते हैं। वह समझाता है कि राक्षसों को जिंदा रहने के लिए इंसानी दिमाग खाना पड़ता है और नॉर्मन का शुक्रिया अदा करता है, यह कहते हुए कि उसकी कुर्बानी के कारण दूसरी ओर एक इंसान आजाद रह सकता है। अपने दोस्तों की चिंता में डूबा नॉर्मन पूछता है कि क्या वह बाहर कोई इंसान नहीं है जो इन वध के लिए तैयार किए गए बच्चों का साथ दे सके। वह कहता है कि हाँ, ऐसे इंसान थे लेकिन वे सब गायब हो चुके हैं और उन्हें नष्ट करना भी उसके काम का हिस्सा है। लेकिन यह बात नॉर्मन पर असर नहीं डालती। वह उस ब्रेवेक्स की बातों पर विश्वास नहीं करता और उल्टा उसे चुनौती देता है। वह मानता है कि जरूर अभी भी बहुत से इंसान होंगे जो इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं और उसके लिए सिर्फ यही उम्मीद काफी है। वह आदमी यह मानने पर मजबूर हो जाता है कि नॉर्मन एक बहुत खास लड़का है क्योंकि
क्योंकि वह इतनी भयानक स्थिति में भी शांत रहता है और मुस्कुराता है। यहाँ तक कि जब राक्षस उसे लेने आते हैं, रे और एमा नॉर्मन को खोने से बुरी तरह टूट जाते हैं और उनके पास आगे की योजना को जारी रखने की ताकत नहीं बचती। रे न्यूट्रलाइजर डॉन और गिल्डा को दे देता है और कहता है कि अगर वे चाहे तो भागने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अब उसमें कोई उम्मीद नहीं बची। मामा एमा से मिलने आती है और कहती है कि वह उसे प्रमोशन के लिए सिफारिश करेगी। वह भी एक मामा बन सकती है बजाय इसके कि वह राक्षसों का खाना बने। इस तरह वह बच्चों की देखभाल कर सकती है और दूसरों की मदद कर सकती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एमा इस प्रस्ताव से हैरान रह जाती है, लेकिन वह अपने दोस्तों से धोखा नहीं कर सकती और फिर से निराशा में डूब जाती है। जब मामा देखती है कि सारे विद्रोही लड़ने की ताकत खो चुके हैं, तो वह अपने परिणाम से खुश होती है, एक बार फिर साबित करते हुए कि उसकी विधियां हमेशा कारगर रहती है। 2 महीने बाद रे का जन्मदिन आता है और एमा आधी रात को उससे मिलने जाती है। उसकी टांग अब ठीक हो चुकी है। इन 2 महीनों में वे ज्यादा बात नहीं कर पाए, क्योंकि मामा उन पर लगातार निगरानी रख रही होती है। लेकिन अब वे दोनों कबूल करते हैं कि उन्होंने भागने का इरादा नहीं छोड़ा। एमा कहती है कि उसने ध्यान हटाने के लिए डॉन और गिल्डा को सारे काम सौंप दिए हैं और अब सब कुछ तैयार है। वह अगली दोपहर भोजन के समय सबके साथ भागने की योजना बना रही है, जैसे कि वह शुरू से चाहती थी। हमेशा जिद्दी रे कहता है कि यह योजना काम नहीं करेगी, क्योंकि मामा पहले से ही तैयार रहेगी। और फिर वह एमा को अपनी योजना दिखाता है। रे की योजना बहुत सीधी है, अभी अनाथालय में आग लगाना ताकि मामा व्यस्त हो जाए और उसके ऊपरी अधिकारी इसे आपातकालीन निकासी समझे। वह एमा को यह सब समझाते हुए भोजन कक्ष में पेट्रोल फैलाता है और जब वह खुद पर आखिरी कैन डालता है तो एमा घबरा जाती है। रे कक्षा का सबसे होशियार छात्र है और उसका दिमाग इतना कीमती है कि मामा उसके जलते ही बाकी सब भूल जाएगी। वह माचिस जलाता है इससे पहले कि एमा उसे रोक सके। बाहर से हम देखते हैं कि भोजन कक्ष आग की लपटों में घिर जाता है। थोड़ी ही देर में अलार्म बजता है और जैसा कि सोचा गया था, मामा तुरंत वहां पहुंचती है और ट्रैकर में देखकर घबरा जाती है कि रे आग के बीच में है। बच्चे डर से अपने कमरों से उतरते हैं और मामा गिल्डा से कहती है कि वह बाकी बच्चों को बाहर ले जाए, जबकि वह खुद अग्निशमन यंत्र लेकर जाती है। अब उसका पूरा ध्यान रे को बचाने पर है, लेकिन आग इतनी फैल चुकी होती है कि वह अकेले उसे बुझा नहीं सकती, चाहे जितनी भी कोशिश करे। फिर मामा सोचती है कि कम से कम एमा को बचा ले, जो कक्षा में दूसरे नंबर पर है। लेकिन जब एमा को पुकारती है तो उसे पता चलता है कि लड़की पहले ही गायब हो चुकी है। अब जाकर उसे एहसास होता है कि जब बच्चे सीढ़ियों के नीचे आए थे तो वे अपने पजामों में नहीं थे, जैसे कि उन्हें पहले से पता था कि कुछ होने वाला है। इस समय तक वे सब जंगल में पहुंच चुके होते हैं, जहां डॉन और गिल्डा ने सबके बैग पहले से छुपा रखे होते हैं। रे भी बच्चों के साथ होता है और तभी उन्हें पता चलता है कि आग तब नहीं लगी थी जब उसने माचिस जलाई थी। एमा ने माचिस जमीन पर गिरने से पहले ही उसे बुझा दिया था और बच्चों को बुलाकर बाकी काम पूरा करने में मदद ली। उन्होंने रे की जगह एक पुतला तैयार किया। सबसे मुश्किल काम था उसके कान से ट्रांसमीटर निकालना, लेकिन यही मामा को धोखा देने के लिए सबसे जरूरी था। जब पूरा समूह दीवार की ओर भाग रहा होता है, एमा रे को बताती है कि पिछले 2 महीने में असल में क्या हुआ। नॉर्मन ने पहले ही गैस के डिब्बे देख लिए थे और उसे अंदाजा हो गया था कि रे मामा को भटकाने के लिए आग लगाने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने एमा के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें सारी हिदायतें दी गई थी और उस दिन क्या करना है। उदास होने का नाटक करते हुए एमा ने डॉन और गिल्डा के जरिए पूरी योजना पर काम किया और धीरे धीरे बाकी बच्चों को भी सच्चाई बताई। सिर्फ बहुत छोटे बच्चों को पीछे छोड़ा गया, लेकिन एमा ने फिल को जिम्मेदारी दी कि वे बाकियों को संभाले और वादा किया कि वे उन्हें लेने लौटेंगे, इससे पहले कि वे काटने की उम्र तक पहुँचे। इस बीच छोटे बच्चे उस वक्त बहुत काम आते हैं जब मामा भगोड़ों का पीछा करने वाली होती है। वे उसे घेर लेते हैं और डरने का नाटक करते हुए उसे पकड़ने को कहते हैं। मामा उन्हें खुद से हटाने के लिए संघर्ष करती है और फिर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बगावत की सूचना देकर मदद मांगती है। इस दौरान विद्रोही बच्चे पहले ही दीवार के ऊपर पहुंच चुके होते हैं और एमा चौंक जाती है जब मुख्यालय का अलार्म तय समय से पहले बज उठता है, लेकिन उसके पास अब भी एक आखिरी चाल बची होती है। अब एमा रे को बताती है कि वे ब्रिज की ओर नहीं जा रहे, क्योंकि यही दुश्मन उम्मीद कर रहे होंगे। नॉर्मन की चिट्ठी में एक और जगह बताई गई थी, खाई का सबसे संकरा हिस्सा, और वहीं डॉन रस्सी को दूसरी ओर फेंकता है और एक जिप लाइन तैयार करता है। एमा सबसे आखिरी में जाती है, लेकिन रे देखता है कि मामा दीवार के ऊपर पहुंच चुकी है और उनकी ओर दौड़ रही है। दोनों आमने सामने होते हैं और मामा कबूल करती है कि वह भी कभी भागने की सोच चुकी थी। जब वे एमा
एमा की उम्र की थी, लेकिन खाई और घने जंगल को देखकर वह डर गई थी और रुक गई थी। एमा जवाब देती है कि वह अकेली नहीं जा रही और भले ही इस दुनिया में इंसानों के लिए कोई जगह न हो, वह अपनी जगह खुद बना लेंगे। गुस्से में मामा धमकी देती है कि वह रस्सी काट देगी, लेकिन उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती। एमा की बातों को सुनकर मामा अपनी जवानी को याद करती है और तब हम ये चौंकाने वाला सच जानते हैं कि रे उसका बेटा है। अपने किए पर पछताते हुए वह अनाथालय लौट जाती है और छोटे बच्चों से माफी मांगती है। जंगल में एमा वह पेन उठाती है जो नॉर्मन ने चिट्ठी के साथ छोड़ा था और दिखाती है कि उस पेन के अंदर एक डिवाइस छिपा है। जब वह पेन को 2 हिस्सों में घुमाती है तो वह विलियम मिनर्वा की मुहर और एक उल्लू प्रोजेक्ट करता है जो उड़कर उन्हें एक सुरक्षित जगह की ओर रास्ता दिखाता है। अगले दिन इजाबेल को एमा और रे के भागने में लापरवाही बरतने के लिए सजा दी जाती है। जल्द ही वह राक्षसी प्राणी आता है और उसकी छाती में एक मौत का फूल गाड़ देता है। उधर बच्चे एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं और उसकी चोटी से विशाल दुनिया को निहारते हैं जो अब उनके इंतजार में है खोजे जाने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।